हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 24 जुलाई 2023 का करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई 2023 का जो भी दिन भर का अपडेट है उसके बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 500वें मैच में जो है अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज है तो वह विराट कोहली बन गए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। विराट कोहली ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना 15वां विदेशी टेस्ट शतक और अपना 76वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट में 180 गेंदों में शतक लगाया। वह जो है 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं। इससे पहले जो है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी के बाद कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले चौथे भारतीय हैं। कोहली ने 274 वनडे और 115 टी20 और 111 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, केविन मिटनिक का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? एक बार फिर से देख लीजिए। केविन मिटनिक जो है, जिसकी 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो प्रसिद्ध हैकर थे। व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध हैकर केविन मिटनिक का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कंप्यूटर हैकर केविन मिटनिक का अग्नाशय कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। केविन मिटनिक 1969 में 12 साल की छोटी उम्र में अपनी हैकिंग यात्रा शुरू की और जेल में 5 साल की सज़ा काटने के बाद वह व्हाइट हैट हैकर और साइबर सुरक्षा सलाहकार बन गए। केविन मिटनिक ने 2003 में मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म की स्थापना की। उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को साइबर सुरक्षा सलाह प्रदान की। वह फिशिंग सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण देने वाले कंपनी NoB4 के आंशिक मालिक बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई वाली विधि को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह जहाज निर्माण एक तकनीक है, तो कितने साल पुरानी तकनीक है? तो यह जो है 2000 साल पुरानी तकनीक है। व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई वाली विधि, टंकाई विधि का पुनर्जीवित करना एवं संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक, जिसे जहाज निर्माण की सिलाई विधि के रूप में जाना जाता है, को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण परियोजना क्रियान्वयन एवं निष्पादन का देखरेख भारतीय नौसेना द्वारा की जाएगी। सिले हुए जहाज़ों का निर्माण कीलों के उपयोग करने के बजाय लकड़ी के तख्तों के एक साथ जोड़कर किया जाता है। उन्हें थल्ले और तट्टों की रेतीली चट्टानों से क्षति होने की संभावना कम होती है। जहाज सिलने की कला भारत के कुछ तटीय स्थानों, विशेषकर छोटी स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश और भारत ने हाल ही में आर्थिक सहयोग, नवीनीकरण ऊर्जा और पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए 5 समझौतों का आदान प्रदान किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो श्रीलंका देश के साथ किया है। भारत और श्रीलंका ने 5 समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौते आर्थिक सहयोग, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं। समझौतों में नवीनीकरण ऊर्जा पर एक समझौता ज्ञापन और श्रीलंका के त्रिनकोमाली जिले में आर्थिक विकास परियोजना के लिए सहयोग का एक समझौता ज्ञापन शामिल है। समझौतों में श्रीलंका के यूपीआई आवेदन की स्वीकृति के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और लंका पे के बीच एक समझौता भी शामिल है।
भारत वर्तमान में श्रीलंका के आने वाले पर्यटन का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत विशेष रूप से भारतीय मूल के तमिल समुदाय पर केंद्रित एक विकास पैकेज लागू करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जीवन बीमा निदेशक के प्रबंध, एक बार फिर से देख लीजिए, जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। सतपाल भानु को जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और सरकार ने सतपाल भानु को जीवन बीमा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने सिद्धार्थ मोहंती की जगह ली है, जिन्हें अप्रैल में LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। सतपाल भानु को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2025 तक अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक नियुक्त किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, काकतीय युग का अनोखा रामायण भित्ति चित्र डैश पर एक प्राकृतिक चट्टान आश्रय पाया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, काकतीय युग का अनोखा रामायण भित्ति चित्र कहाँ पर जो है प्राकृतिक चट्टान आश्रय पाया गया है? तो रुद्रगिरी की पहाड़ी पर पाया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। काकतीय युग का अनोखा रामायण फ्रेस्को रुद्रगिरी पहाड़ी पर एक प्राकृतिक चट्टान आश्रय पाया है। मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्र और काकतीय राजवंश का उत्कृष्ट कलाकृतियां रुद्रगिरी पहाड़ी पर खोजी गई है। लगभग 5000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल के दौरान रुद्रगिरी में शैलाश्रय लोगों के रहने के लिए क्वार्टर के रूप में काम करती थी। पहली गुफा में एक भित्ति चित्र में वानर भाइयों बाली और सुग्रीव को एक भयंकर युद्ध में लगे हुए दर्शाया गया है। राम सुग्रीव के पीछे खड़े होकर बाली को पर तीर चलाते हैं और मध्य गुफा में शंख और अग्नि वेदी के पवित्र प्रतीकों के साथ हनुमान का एक भव्य रेखा चित्र है। हनुमान के अपने दाहिने हाथ में संजीवनी पर्वत ले जाते हुए दर्शाया गया है। तीसरी गुफा में मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्र रुद्रगिरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश के ओरवाकल्लू गांव में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाई सन्निकट दिवस गणितीय स्थिरांक पाई को संप्रीत है। पाई का मान क्या है? तो पाई का मान आप लोग जानते ही हैं कि 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल 22 जुलाई को दुनिया भर में, इसका व्याख्या है हर साल जो है 22 जुलाई को दुनिया भर में पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। यह गणितीय स्थिरांक पाई को संप्रीत है। यह दिन 22 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि पाई का सन्निकट मान जो है 22/7 तारीख के बराबर होता है। गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर ने 1706 में पाई के प्रतीक डिजाइन किया था। हर साल 24 मार्च को 3.14 को पाई दिवस मनाया जाता है और पाई यह एक गणितीय स्थिरांक है। यानी हर साल 24 नहीं या 14 है, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है क्योंकि 3.14 पाई का मान होता है। गणितीय स्थिरांक है और इसे ग्रीक अक्षर पाई द्वारा दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद वाले DPIIT द्वारा डैश के सहयोग से संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। तो किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक जिला एक उत्पाद वाले DPIIT द्वारा किसके सहयोग से संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, गुजरात सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया। गुजरात सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। 20 जुलाई को गरजी गुजरात भवन DPIIT और गुजरात सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल का शुभारंभ किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के तहत एक पहल एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम की नई दिल्ली में गुजरात सरकार के साथ अपने पहले सहयोग का शुभारंभ किया। इस सहयोग का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना। गुजरात अपने 33 जिलों के साथ राज्य के विविध उत्पादों के लिए विशाल भौगोलिक क्षेत्र और क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ODOP गुजरात 68 विशिष्ट उत्पादों का एक समृद्ध संग्रह है जिसमें गमथी, ब्लॉक प्रिंट और माता नी पछेरी जैसे पारंपरिक शिल्प को लेकर मूंगफली और जीरा जैसे कृषि उत्पाद तक शामिल है। एक महत्वपूर्ण सहयोग के तहत ODOP ने गुजरात के विशिष्ट उत्पादों में उत्पाद टैगिंग और स्टोरी कार्ड को लागू करने तथा प्रचार को पहचान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला किस बारे में है। तो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो है, ज्ञानवापी मस्जिद स्वामित्व के पर विवाद है। ज्ञानवापी मस्जिद का स्वामित्व पर, क्योंकि उसकी ज़मीन पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद पर जो है काशी विश्वनाथ का ये लगाया जाता है कि ये काशी विश्वनाथ की ज़मीन है, तो इसीलिए स्वामित्व के बारे में है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामला उस भूमि के स्वामित्व से संबंधित कानूनी विवाद के इर्द गिर्द घूमता है जहां मस्जिद स्थित है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई जब स्थानीय पुजारियों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति पाने के लिए वाराणसी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त से दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है अगस्त से दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्यों नहीं भाग लेंगे। तो वह आईसीसी द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसलिए वह जो है भाग नहीं लेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। रूस का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्री सरगेई लावरोव करेंगे। कथित युद्ध अपराधों के लिए मार्च में पुतिन के लिए आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के कारण दक्षिण अफ्रीका को शिखर सम्मेलन में मेजबानी करने में दुविधा का सामना करना पड़ा। चलिए, ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।